झारखंड राज्य में 9वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन होने वाला है और इस परीक्षा के मद्देनज़र गणित विषय में चैप्टर वाइज मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह बनाया है जो परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित होंगे। इस दृष्टि से मैंने पहला पाठ संख्या पद्धति को लिया है, जिसमें पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या की पहचान को लेकर के। तो इसी टाइप का एक प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर परिमेय संख्या की पहचान हम कैसे करेंगे और अपरिमेय संख्या की पहचान हम कैसे करेंगे। तो एक सामान्य नियम यह है कि जब किसी संख्या के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह हो, वर्गमूल का चिन्ह हो तथा उसका वर्गमूल निकालने पर उसका वर्गमूल निकालने पर संख्या निकालने पर प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक की प्राप्ति हो तो वह संख्या परिमेय संख्या होता है। जैसे अगर यहाँ √9 है तो इसका वर्गमूल करेंगे तो 3 × 3 अभाज्य गुणनखंड निकाल करके 2 का जोड़ा बनेगा, 2 बाहर 1 बाहर आ जाएगा। इस तरह से यह एक परिमेय संख्या हुआ। इसी तरह से अगर 16 हो और रूट का चिन्ह हो तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 4। तो इसलिए इस रूप में यह भी एक परिमेय संख्या होगा। अब दूसरा नियम है कि अगर संख्या पूर्ण प्राकृत एवं पूर्णांक हो तब भी वह परिमेय संख्या होता है। जैसे 2, 4, 6, 0 और तीसरा अगर दशमलव प्रसार शांत हो और दूसरा अशांत हो लेकिन आवर्ती हो तो यह परिमेय संख्या होता है। और शांत दशमलव प्रसार का उदाहरण जैसे 2.5
इसमें जब किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से हम भाग देते हैं तो भागफल शून्य आ जाता है। ऐसी स्थिति में हमारा दशमलव प्रसार शांत आता है। और अशांत आवर्ती में है कि इसमें शेषफल शून्य नहीं आता और यह आगे बढ़ते रहता है, लेकिन एक ही अंक की पुनरावृत्ति या 2 अंक की पुनरावृत्ति या 3 अंक की पुनरावृत्ति बार बार होती है। जैसे 4.23232323, तो यह 4.2323 का जो यह पुनरावृत्ति हो रहा है इसे हम अशांत आवर्ती कहेंगे। यह अशांत भी है, लेकिन एक ही अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो इस तरह का अगर दशमलव प्रसार हो तो वह दोनों स्थिति में यह परिमेय संख्या है। लेकिन अगर दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, अशांत अनावर्ती, उस स्थिति में यह परिमेय संख्या नहीं होता। अब अशांत अनावर्ती का उदाहरण देख लिया जाए। 0.10, 100, 1000, 1000, 10,000, एक ... यानी कि इसका दशमलव प्रसार जो है में एक ही अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती या 2 अंक की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि यादृच्छा व अलग अलग रूप में प्रस्तुत होता है और उसका शेषफल शून्य कभी नहीं आता। तो इस रूप में यह अपरिमेय संख्या है। तो अब इस प्रश्न को बनाया जाए। तो अब इस प्रश्न का जब हल करेंगे तो अब √23 है, तो √23 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। यह पूर्ण प्राकृत और पूर्णांक के रूप में वर्गमूल करने पर प्राप्ति नहीं होगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है, पाई का मान जो 3.14 या 22/7 है वह सन्निकटित मान है, इसलिए यह एक एग्जैक्ट मान नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई किसी वृत्त के परिधि एवं उसके व्यास के अनुपात का मान पाई है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी भी नहीं होगा। और यह दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब हम 225 का वर्गमूल करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह है, तो इसका वर्गमूल हमें 15 प्राप्त होगा। इस तरह से 2 का जोड़ा बना लेंगे। अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 × 5 × 5, तो बाहर निकालेंगे 3 × 5 = 15। तो यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें इसका वर्गमूल 15 प्राप्त होता है, इसलिए आंसर हमारा यही होगा। अगला प्रश्न, है कि पाई क्या है? पाई क्या है? पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, परिमेय। दूसरा ऑप्शन अपरिमेय। तीसरा ऑप्शन दोनों। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो पाई जो है, अभी कुछ समय पहले ही बताया कि पाई वृत्त की परिधि एवं व्यास के अनुपात का मान है और यह मान 3.14
1/4 या 22/7 एक सन्निकटित मान है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर होगा बी, अपरिमेय संख्या। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। इसी तरह का परिमेय एवं अपरिमेय संख्या को पहचानने संबंधित एक प्रश्न हम लोग और लेंगे, और वह है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? सवाल इसका ऑप्शन नंबर 1 है √7, बी है 1/√3, सी है √3/2 और डी है √81। तो इसका आंसर हम लोग खोजते हैं। √7 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यह एक पूर्ण प्राकृत एवं पूर्णांक के रूप में प्राप्त नहीं होगा। यहाँ भी है कि √3 है, इसका भी हम वर्गमूल नहीं कर पाएंगे, और उसी प्रकार से यहाँ भी √3/2 है, तो √3 का वर्गमूल नहीं कर पाएंगे। और √81 जो है यही आंसर होगा, क्योंकि इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3 × 3 × 3 × 3 बराबर 3 × 3 बराबर 9। 9 जो है इसका वर्गमूल होगा, और यह एक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक के रूप में है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? क्या है? तो अभाज्य संख्या पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका आंसर होगा 2, यानी बी में 2। अब हम अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करेंगे और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, यह कैसे पता चलेगा? अब अभाज्य संख्या कौन है? वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 से न कम चाहिए और न ज़्यादा चाहिए। जिसका केवल 2 गुणनखंड होगा वह अभाज्य संख्या होगा। जैसे कैसे पहचान करेंगे? 1, 2, 3, 4। तो 1 का गुणनखंड केवल 1 है, इसीलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। और 2 का गुणनखंड 1 और 2 है, क्योंकि 1 से पूरी भाग लग जाएगा 2 में, और 2 से पूरी भाग लग जाएगा 2 में, इसलिए इसके केवल 2 गुणनखंड हैं। केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, तो इसका है, इसीलिए यह एक अभाज्य संख्या है। 3 का भी 2 गुणनखंड है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 सबसे पहले आ रहा है, यानी सबसे छोटा आ रहा है, इसीलिए 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। इसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी
छोटी भाज्य संख्या है। कौन है भाज्य संख्या? तो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 6। तो अब भाज्य संख्या की पहचान कैसे करेंगे? तो भाज्य संख्या की पहचान जब करेंगे तो इसका है कम से कम 3 गुणनखंड। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो जाए, लेकिन कम से कम 3 गुणनखंड रहना चाहिए। जैसे कैसे पता करेंगे कि कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या? तो यहाँ हम 1 का गुणनखंड खोजेंगे तो खाली 1 है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या नहीं है। 2 का 1 है और 2 है, यह भी भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि कम से कम हमें 3 गुणनखंड चाहिए, तभी वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगा। 3 का भी 1 और 3 है, इसलिए यह भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। 4 का 1, 2 और 4 है, यानी इसके 3 गुणनखंड कम से कम हैं। अधिक से अधिक कितना भी चलेगा, लेकिन कम से कम 3 होना चाहिए। तो इसीलिए 5 का 1 और 5 से 2 गुणनखंड है, जो कि भाज्य संख्या नहीं है। 6 का 1, 2, 3 और 6 है, जो कि एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 3 से ज़्यादा गुणनखंड है और हमें कम से कम 3 चाहिए। तो इस दृष्टि से सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन आया? 4 आया। 6 भी एक भाज्य संख्या है, लेकिन 6 भी एक भाज्य संख्या है, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। फिर शून्य है। शून्य क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन है परिमेय, दूसरा ऑप्शन है अपरिमेय, तीसरा ऑप्शन है दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो शून्य जो है, इसका आंसर होगा ए, परिमेय। क्योंकि शून्य को हम एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1 p/q के रूप में हो गया, और यह एक परिमेय संख्या है। 0/2 एक परिमेय संख्या भी है। तो इस प्रकार से 0/3 एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है 7वां। √2 एक खाली जगह संख्या है। पहला हो गया परिमेय, दूसरा हो गया अपरिमेय, और तीसरा हो गया दोनों, और चौथा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अपरिमेय, क्योंकि √2 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका वर्गमूल पूर्ण प्राकृत एवं पूर्णांक के रूप में प्राप्त नहीं होगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है।
अगला प्रश्न है, दो और तीन के बीच, दो और तीन, दो और तीन के बीच की परिमेय संख्या क्या है? ऑप्शन है 1/5, अगला ऑप्शन है 1/6, तीसरा ऑप्शन है 5/12, चौथा ऑप्शन है 5/2। तो इस तरह का अगर प्रश्न रहे तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर केवल एक परिमेय संख्या निकालना है। हालांकि कोई भी दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, तो यहाँ केवल ऑप्शन में एक ही चुनना है। तो ऐसे प्रश्नों का हल करते समय हम दोनों को जोड़ देते हैं और 1/2 से गुना कर देते हैं, अर्थात दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग देते हैं। तो इस रूप में हमारा परिमेय संख्या जो आएगा वही ऑप्शन में से कहीं न कहीं मिलेगा। जैसे 5/2 आ गया, तो इसीलिए आंसर होगा सी 5/2, आंसर होगा डी 5/2। उसके बाद अगला प्रश्न है भिन्न के रूप में, जिसके बीच परिमेय संख्या निकालना है। जैसे 1/3 एवं 1/2 के बीच की परिमेय संख्या क्या है? तो पहला ऑप्शन है 1/5, दूसरा ऑप्शन है 1/6, तीसरा ऑप्शन है 5/12 और चौथा ऑप्शन है 7/12। इसका हम लोग हल करेंगे। इसका भी वही प्रक्रिया है, क्योंकि कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। तो इसलिए हमें यहाँ ऑप्शन में एक ही ढूंढना है जो दोनों इस तरीक़ा से निकालने पर ही मिलेगा। जैसे 1/3 जोड़ 1/2 को जोड़ करके 1/2 से गुना कर देना है। जैसे 1/2 और 3 दूनी के 6 हो गया, 3 दूनी 6 जोड़ 3 बराबर 1/2 गुना 5/6 बराबर 5/12। तो यहाँ जो 1/3 जोड़ 1/2 तो इसको जोड़ दिए, भिन्न का जोड़ बनाया, फिर गुना कर दिए 5/12। आंसर है सी 5/12। अगला सवाल है 10, 7√5 एक खाली जगह संख्या है, तो इसे परिमेय संख्या बी अपरिमेय संख्या और सी प्राकृत संख्या और डी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या चाहे
अगला है दोनों में से नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि एक है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या, जिसको अगर हम गुना करेंगे तो वह पूर्णांक के रूप में प्राप्त नहीं होगा। और एक नियम भी है कि जब हम किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या की प्राप्ति होती है। परिमेय संख्या में जब हम अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो वह भी अपरिमेय संख्या की प्राप्ति होती है, और जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तब भी हमें अपरिमेय संख्या की प्राप्ति होती है। अगला सवाल, वास्तविक संख्या होती है वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? पहला, परिमेय, अपरिमेय, तीसरा दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा सी, दोनों। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या दोनों का संग्रह है। वास्तविक संख्या बराबर परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, तो इसलिए आंसर होगा सी, दोनों। अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? कितनी परिमेय संख्या होती है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर है 1, ऑप्शन बी में 0, में 3, अनंत। तो आंसर होगा डी, अनंत। क्योंकि कोई भी दो संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या निकाले जा सकते हैं। तेरह नंबर सवाल में संख्या को p बटा q के रूप में या दशमलव प्रसार को p बटा q के रूप में व्यक्त करने पर है। जैसे 0.6 को p बटा q के रूप में मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है
3/2। दूसरा ऑप्शन है 2/3। तीसरा ऑप्शन है -1/3। चौथा ऑप्शन है 5। तो इसका आंसर होगा बी। कैसे होगा इसे आइए समझते हैं। P/Q के रूप में लिखने का शॉर्टकट तरीका है, आपको क्या करना है कि ऊपर में दशमलव को हटाते हुए जो संख्या है उसको लिख देना है, और जितने संख्याओं का माने जितने अंकों का आवृत्ति होता है बार बार, उसके लिए उतने ही 9 लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ एक अंक 6 का पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है, इसलिए उसके लिए एक 9 लगाएंगे, और बाकी कोई संख्या नहीं है, इसीलिए इतना ही हमारा हो जाएगा। काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिरी यानी 2/3 आंसर हो गया 2/3। अब है कि 0.47। सवाल नंबर 14। एक और लेते हैं। 0.47 को P/Q के रूप में मान क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है 47/10। अगला ऑप्शन है 47/9। अगला ऑप्शन है 43/90। उसके अगला ऑप्शन है 43/100। इसको हल करेंगे। इसके हल करने का तरीका है कि 0.47, यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति 7 की हो रही है, इसीलिए हम ऊपरी लिख देंगे 47, और एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है इसीलिए उसके लिए एक 9, और एक अंक और है दशमलव के बाद जिसका पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, इसलिए जिसका पुनरावृत्ति नहीं होता है उसके लिए हम 0 बिठाते हैं। तो 4 एक अंक है इसलिए एक 0 बिठा दिए, और जिस अंक का पुनरावृत्ति नहीं होता है उसको घटा लेते हैं अंश में। 4 बराबर 43/90, यानी आंसर हो गया सी 43/90। अब जो है एक और सवाल है, उसका क्रमांक हो गया 11, 12, 15। 6√5 गुने 2√5 बराबर वाट। पहला ऑप्शन है 12√5। दूसरा ऑप्शन है 60। तीसरा ऑप्शन है 4√5, और चौथा ऑप्शन है 8√5। तो इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि ये अंक का अंक से गुना करेंगे 6 गुने 2, और रूट का रूट में गुना करेंगे, यानी 12√25 हो गया। 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, बराबर 12×5 = 60, यानी आंसर है बी 60। अब जो है एक प्रश्न और है जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। सवाल नंबर 17। 5
जोड़ √5 इंटू 5 घटाओ √5 बराबर है, यानी इसका हमें निकालना पड़ेगा। तो यह पहला ऑप्शन है इसका 5, दूसरा ऑप्शन है √5, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 20। तो यहाँ a + b इंटू a - b के रूप में है, इसलिए यहाँ हम a² - b² करेंगे। तो a की जगह 5 है, घटाओ √5 की जगह, तो यहाँ हम करेंगे 50 25 घटाओ 25 के वर्गमूल √25, यानी कि 25 घटाओ 5 बराबर 20, यानी आंसर होगा D 20। फिर अगला प्रश्न है 18। 1/√7 का के हर का परिमेयीकरण करने पर प्राप्त संख्या है। इसका पहला ऑप्शन है √7, दूसरा ऑप्शन है √7/7, तीसरा ऑप्शन है √7/3 और चौथा ऑप्शन है √7/4। हल कैसे करेंगे? हर का परिमेयीकरण करने में हर को अंश और हर दोनों में गुना करते हैं विपरीत चिन्ह से। हालांकि जब नीचे में हर में 2 संख्या रहता, लेकिन यहाँ 1 है, तो इसीलिए हम इसे हल करके देखेंगे। 1 √7 है, तो इसको गुना करेंगे √7/√7, तो √7 ऊपर हो जाएगा, नीचे 49 हो जाएगा और 49 का वर्गमूल 7, इसीलिए इसका आंसर होगा √7/7b, √7/7। तो अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। 19 13 के घात 1/5 गुने 17 के घात 1/5 का मान है। क्या है मान? पहला ऑप्शन है 20 के घात 1/5, 4 के घात 1/5, 211 के घात 1/5 और डी 221 के घात 1/5, 221 के घात 1/5। तो इसके यह एक नियम पर आधारित है। घात घातांक के a के घात m इंटू b के घात m बराबर ab के घात m हो जाता है। तो इसी नियम पर यह आधारित है, इसीलिए इसका हो जाएगा 13 के घात 1/5 इंटू 17 के घात 1/5 बराबर 13 गुने 17 के घात 13 गुने 17 के घात
1/5। तो इसीलिए यहाँ पर 17 तिया 51 1 17 17 और 5 17 5 22 222 के घात 1/5। उसके बाद अगला सवाल है 20। 7 के घात 1/5 और 7 के घात 1/3 का मान क्या होगा? पहला 0, दूसरा 7.1/2, तीसरा 7.2/15, चौथा 7.-2/15। तो यह इस नियम पर घातांक के इस नियम पर आधारित है। a के घात m बटा a के घात n बराबर a के घात m घटाओ n। तो यहाँ इसको हल करेंगे। 7 के घात 1/5 घटाओ 1/3, तो 7 के घात 15 हो गया, 5 तिहाई 15 घटाओ 5, 7 के घात -2/15, यानी आंसर होगा डी -2/15। देखिए यहाँ -2/5 इस नियम पर आधारित है। 7 के घात 1/5 घटा 1/3, तो यहाँ 7 है, 3 घटा 5 15, तो इसीलिए -2/15 हो गया। इसके बाद फिर एक प्रश्न 21 है। 2 के घात 2/3 गुने 2 के घात 1/3 का मान होगा। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 3। तो आंसर होगा, इस नियम पर आधारित है, a पर पावर m इंटू a पर पावर n बराबर a पर घात m जोड़ n। तो यहाँ निकालेंगे 2 के घात 2/3 गुने 2 के घात 1/3 बराबर 2 के घात 2/3 जोड़ 1/3, 2 के घात 3 2 जोड़ 1, 2 के घात 3/3 बराबर 2 के घात 1 बराबर 2। तो यहाँ आंसर है सी 2। यहाँ है 2 के घात 3/3, ये 1 हो गया। एक प्रश्न और है 22। 36 के घात 1/2 का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 8। तो यहाँ 36 के घात 1/2 है, यानी कि 2 के घात में इसको बदलना है। तो 6 का स्क्वायर के घात 1/2, तो हम 6 के घात 2 गुने 1/2 करेंगे ताकि कट जाएगा, और 6 के घात 1 बराबर 6। आंसर हो गया सी। इसके बाद एक प्रश्न है कि 4 के घात 0 या a के घात 0 का मान क्या होगा? तो पहला है ऑप्शन 0, दूसरा है ऑप्शन 1 और तीसरा है ऑप्शन ए और चौथा है ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1, क्योंकि
जब किसी भी अंक के ऊपर अगर घात शून्य हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, चाहे अंक कितना भी क्यों ना हो। तो उम्मीद है इन प्रश्नों को आप समझे होंगे, और अगर इतने प्रश्नों को आप बखूबी समझ लेते हैं तो पाठ 1 संख्या पद्धति से कोई भी प्रश्न जो है आप बनाने में सक्षम हो जाएंगे।